सबसे पहले हम आपको जैश ए मोहम्मद का वो कबूलनामा दिखाना चाहते हैं जिसमें पहली बार ये माना गया है कि ऑपरेशन सिंदूर में आतंकवादी मसूद अजहर के परिवार के कई लोग मारे गए थे और इनके टुकड़े टुकड़े हो गए थे। 7 मई को जब भारत ने यह बताया था कि ऑपरेशन सिंदूर में जैश ए मोहम्मद के बहावलपुर कैंप को नुकसान पहुंचा है और मीडिया ने यह बताया था कि इसमें मसूद अजहर के परिवार के 10 लोग और जैश के 4 आतंकवादी मारे गए, तो पाकिस्तान ने उस वक्त सच को स्वीकार करने से ही इनकार कर दिया था। और हमारे देश में भी ऐसे कई लोग थे जो इसके सबूत मांग रहे थे। लेकिन आज ऐसे तमाम लोगों से हम कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान ने इसके सबूत दिए हैं और 15 सितंबर को सियालकोट में जैश ए मोहम्मद की एक रैली हुई और इसी रैली में जैश के टॉप कमांडर मसूद इलियास कश्मीरी ने यह कहा कि जिस पाकिस्तान के लिए उसने और उसके जैसे बाकी आतंकवादियों ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, उसी पाकिस्तान में 7 मई को मसूद अजहर के परिवार के कई लोग मारे गए और उनके टुकड़े टुकड़े हो गए। आप खुद इस कबूलनामे को पहले सुनिए। तो सुना आपने इन साहब को। जैश के इस कबूलनामे से यह साबित होता है कि 7 मई को भारत ने पाकिस्तान पर जो हमले किए उनके निशाने पर सिर्फ आतंकवादी थे, जबकि पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बार बार इस झूठ को दोहराया कि भारत ने 7 मई को उसके नागरिकों को निशाना बनाया था। लेकिन अब पाकिस्तान की पोल खुल गई है। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर कुछ ऐसा दिखाना चाहती हूं जिससे यह पता चलता है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत की ये कितनी बड़ी जीत हुई है, कितनी बड़ी कामयाबी हुई है। आपको याद होगा इसी देश की संसद में भारत में यहां तक कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर एक तमाशा था। तो ये खास तौर पर ऐसे लोगों के लिए जानकारी है। 7 मई को भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी अड्डों को निशाना बनाया था, जिसमें एक कैंप पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के बहावलपुर में था। जैश ए मोहम्मद के सबसे बड़े ठिकाने में ये जो आप देख रहे हैं मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर, भारत ने 100 किलोमीटर अंदर घुसकर मारा था। ये पाकिस्तान में बॉर्डर से 100 किलोमीटर अंदर है और ये जैश ए मोहम्मद का सबसे बड़ा आतंकवादी मसूद अजहर का कैंप था जिसे मरकज सुभान अल्लाह ना कहा जाता है। और यहीं के बारे में वो इलियासी बता रहा था कि उस वक्त पूरा परिवार उनका रेजा रेजा हो गया। वैसे ऐसे शब्द कौन बोलता, लेकिन उन्होंने कहा कि मसूद अजहर के परिवार के लोगों का कीमा बन गया। वैसे उस वक्त पहली बार भारत ने पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर घुसकर इस कैंप को तबाह किया था। एक बार जूम करके दिखा दीजिए। ये है वो कैंप जिसको आप इस वक्त देख रहे हैं। इसके 4 गुंबद जो आप देख रहे हैं यहाँ पर कोनों में थे और बीच वाला बड़ा, यहीं से यहाँ पर अटैक हुआ और ये 3 गुंबद और यहाँ पर जो डिस्ट्रक्शन हुआ, अंदर की भी तस्वीरें हमने आपको बार बार दिखाई हैं। तो इसी से पता चलता है ये वो पूरा मरकज सुभान अल्लाह है जिस पर यह अटैक हुआ था। और इसी अटैक में जिसमें कहा गया कि कुछ पत्थर गिरे हैं, कुछ टूटा है, उसी के बारे में ये इलियासी बता रहा है कि 10 लोग मसूद अजहर के परिवार के मारे गए थे, रेजा रेजा हो गए थे। कह रहा है कीमा बन गया था। बहरहाल पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को यह बताया था कि भारत ने बहावलपुर में मसूद अजहर के कैंप पर नहीं बल्कि एक मस्जिद पर हमला किया और पाकिस्तान ऐसा बताकर दुनिया के बाकी मुसलमानों को भी भड़काना चाहता था। लेकिन देखिए ये झूठ फैलाना चाहता था कि भारत ने एक मस्जिद को निशाना बनाया। लेकिन सच क्या है, मसूद अजहर ने खुद को और अपने परिवार को बचाने के लिए बहावलपुर की सुभान अल्लाह मस्जिद के चारों तरफ आतंकियों के लिए ट्रेनिंग कैंप्स खोल रखे हैं। ये ध्वस्त बहावलपुर कैंप की पूरी तस्वीरें हैं जो आप इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। और ये देखिए, अगर आप इस पूरी खबर को समझें तो भड़का क्या रहा था पाकिस्तान। कह रहा था कि मस्जिद है जहां पर यह अटैक किया गया, लेकिन ये इलियासी तो खुद ही बता रहा है कि हमने अपने जिहादी मानसिकता के साथ जो हम आतंकियों का काम करते रहे, कभी हमने कंदहार में किया, कभी हमने अफगानिस्तान में लड़ाई की, कभी हमने दिल्ली पर हमला किया, दिल्ली में आतंकी हमले किए। तो कुल मिलाकर वो बता रहा था कि यही हमारा काम है और अपने भाई के लिए रो रहा था। भाई यानी आतंकी मसूद अजहर और मसूद अजहर के परिवार के लिए रो रहा था। एक पूरा कैंपस यहां मसूद अजहर ने बनाया था जिसे भारत ने 7 मई को नष्ट कर दिया। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वही ताबूत है, दिखाइए, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के बाद मसूद अजहर के परिवार के लोगों के शवों को रखा गया था। कई लोग, इंटरनेशनल मीडिया क्या, देश के अंदर भी कुछ आवाजें थी जो उठ रही थी कि मसूद अजहर के बारे में कुछ भी कह रहे हैं कि 10 लोग मारे गए, कहां है सबूत दिखाओ। ये उन्हीं के शव हैं जो इन ताबूतों में आप देख रहे हैं और ये वही मसूद अजहर के परिवार वाले हैं जिसका इलियासी रोना रो रहा है। कह रहा है रेजा रेजा हो गए, कीमा बन गया। इस हमले में मसूद अजहर की बड़ी बहन, बहन का पति यानी बहन और बहनोई
उसके भांजे की पत्नी, भांजी और उसके अलावा 5 बच्चे शामिल थे, जबकि जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकी भी उस वक्त यहां पर मौजूद थे और वो इस हमले में मारे गए। आज जैश के आतंकवादी मसूद अजहर के परिवार वालों की मौत पर आंसू बहा रहे हैं और बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की सेना भी अब देखिए इन आतंकियों को ये पूरा तमाशा करने दे रही है। आप जरा इन तस्वीरों को आप देखिए, क्योंकि अब तक तो आप इलियासी को सुन रहे थे, मसूद इलियास कश्मीरी जो है उसको सुन रहे थे, लेकिन ये लोग कौन है? ये जो 1 2 यहां पर सामने में 3, ऊपर 4 5 6 7 ये तमाम लोग खड़े हैं, पहरेदारी कर रहे हैं। ये तस्वीरें सियालकोट की हैं, जहां से पाकिस्तान की संसद 230 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन यहां जैश के आतंकवादी पूरी सुरक्षा में रैली कर रहे हैं और जैश के टॉप कमांडर के साथ कितने हथियारबंद लोग खड़े हैं हमने आपको गिन के दिखा दिया। आप इन तस्वीरों को भी अब देखिए। जैश ने इस रैली से पहले अपने समर्थकों के साथ मोटरसाइकिलों पर एक जुलूस निकाला और इसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे पास हैं, देखिए। आज अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, G7 कंट्रीज, संयुक्त राष्ट्र, IMF, FATF जैसी संस्थाओं से हम पूछना चाहते हैं कि आखिर आतंकवाद के नाम पर यह कैसा मजाक चल रहा है। इन तमाम देशों और संस्थानों ने जैश ए मोहम्मद और इसके सरगना मसूद अजहर पर कड़े प्रतिबंध लगाए हुए और अमेरिका ने तो जैश ए मोहम्मद को एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन घोषित किया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद जैश खुलेआम रैलियां कर रहा है। जैश के आतंकी खुलेआम बता रहे हैं मसूद अजहर के परिवार वाले कीमा बन गया उनका, तो फिर ये मसूद अजहर और परिवार वाले और ये आतंक का पूरा सिंडिकेट वहां पर चल रहा है। लेकिन इसके बावजूद जैश, देखिए आप कैसी रैलियां पाकिस्तान में निकाल रहा है, इस तरह के जुलूस निकालकर दुनिया का मजाक उड़ा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो तस्वीरें यहां पर हम देख रहे हैं वो तस्वीरें अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र को क्यों नहीं दिखाई दे रही। अब पाकिस्तान के जियो न्यूज की एक खबर देखिए, जिसमें यह बताया गया है कि इस महीने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली में शामिल होंगे और इस दौरान पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी खुद उनके साथ वहां पर मौजूद रहेंगे और इसके बाद शहबाज शरीफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात कर सकते हैं। मैं आपको पढ़कर बताती हूं, यह जानकारी दी गई है जो जियो न्यूज के हवाले से। पीएम शहबाज लाइकली टू मीट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑन सितंबर 25 इन यूएनजीए। ये जो यूएनजीए का समिट होने वाला है उसमें मुलाकात हो सकती है राष्ट्रपति ट्रंप और शहबाज शरीफ की। तो यूएनजीए के अगर साइडलाइंस पर यह बैठक होती है और इसी के साथ ये भी लिखा है कि आसिम मुनीर भी हाई लेवल जो ये मीटिंग्स होने वाली है उसमें उनका नया नवेला फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी शामिल होगा। चलिए इस बार बूट पॉलिश पीएम को भी मुनीर साथ ले जा रहा है। सोचिए कितना बड़ा विरोधाभास है कि जिस जैश को अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन घोषित किया हुआ है, वही जैश पाकिस्तान में खुलेआम रैलियां करता है और इसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति इसी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात कर सकते हैं, जैसा जियो न्यूज के हवाले से बताया जा रहा है। और संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली में भी शहबाज शरीफ को आमंत्रित किया जाता है, जबकि हकीकत में संयुक्त राष्ट्र को उनसे यह पूछना चाहिए कि पाकिस्तान में जैश की रैलियां कैसे हो रही हैं। जिस आतंकी संगठन को आपने बैन किया हुआ है उसकी रैलियां हो रही हैं, वहां से खुलेआम जंग की बात की जा रही है, लेकिन यह सवाल तो पूछा ही नहीं जाता है। आप एससीओ को ही देख लीजिए। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए 7 साल बाद चाइना गए थे। वहां पर क्या हुआ? अब एससीओ ने अपने आतंक विरोधी ढांचे, जिसे रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर कहते हैं, उसका अध्यक्ष पाकिस्तान को बना दिया है और यह जिम्मेदारी उसे रोटेशन में मिली है। लेकिन फिर भी सोचिए कि आतंक परस्त पाकिस्तान कैसे आतंक को खत्म करने के लिए काम करेगा और क्या आतंकवाद को पालने वाले, पोसने वाले देश कभी भी यह चाहेगा कि आतंकवाद खत्म हो जाए या आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई हो? वहां के आतंकी तो खुद ही खुल कर बताते हैं कि हमने यहां पर कैसे जिहाद की एक पूरी मशीन बनाई हुई है आतंकवाद के नाम पर। वो खुद ही बताते हैं कि कैसे उनको आतंकवाद फैलाने के लिए इस्तेमाल किया गया, अफगानिस्तान से लेकर भारत के खिलाफ। और वहां के नेता भी बार बार बताते हैं कि अमेरिका के इशारे पर उन्होंने ये गंदा काम किया उनके लिए। वैसे आज पाकिस्तान की तरफ से एक और कबूलनामा आया है और ये कबूलनामा पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार का है। एक इंटरव्यू में शब्दशः ये कहा कि जब भारत पाकिस्तान के युद्ध में सीज फायर का प्रस्ताव आया तब अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने कहा था कि बहुत जल्द भारत और पाकिस्तान के बीच किसी निश्चित जगह पर बातचीत होगी।
लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो 25 जुलाई 2025 को इशाक डार ने मार्को रूबियो से ये पूछा कि भारत के साथ पाकिस्तान की उस बातचीत का क्या हुआ जो आपने कहा था, जिसका जिक्र मार्को रूबियो ने 10 मई को किया था। तो इस पर मार्को रूबियो ने कहा कि भारत इस मामले में किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता के लिए तैयार नहीं है और भारत ने कहा है कि यह मुद्दा बायलैटरल है, यानी द्विपक्षीय है, और इस पर जब भी कभी बात होगी तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीधी बातचीत होगी और इसमें किसी तीसरे पक्ष को शामिल करने के लिए भारत तैयार नहीं। जबकि पाकिस्तान ने कहा कि उसे अमेरिका की मध्यस्थता से कोई आपत्ति नहीं। सुनिए इशाक डार खुद को पाकिस्तान को पीस लविंग बता रहे हैं। इस कबूलनामे से यह पता चलता है कि जब भारत और पाकिस्तान के मामले में अमेरिका एक रेफरी बनकर मध्यस्थता की भूमिका निभाना चाहता था, तब हमने ऐसा बिल्कुल होने नहीं दिया। हमने पूरी ताकत के साथ अमेरिका, पाकिस्तान दोनों देशों को यह बताया कि यह मामला सिर्फ भारत और पाकिस्तान का है और इसमें किसी तीसरे पक्ष को आने की इजाजत नहीं मिलेगी। और यह हमारी बहुत बड़ी जीत है, जिसके कारण आज पाकिस्तान हमसे बातचीत की भीख मांग रहा है, जबकि भारत ऐसा करने से साफ इनकार कर रहा है। पाकिस्तान की रग रग में हमारे देश के खिलाफ नफरत, जहर भरा हुआ है, जो हिंदुस्तान में भी कई लोगों को दिखाई नहीं देता है या फिर जानबूझकर भी अनदेखा करना चाहते हैं। पाकिस्तान के आतंकवादी भी भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं, उसकी सेना जहर उगलती है, सेना प्रमुख असीम मुनीर जहर उगलता है, सरकार के मंत्री बार बार जहरीले बोलते हैं। अब पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर खिलाड़ियों को भी सुन लीजिए। हालांकि ये अब तो रवायत चल पड़ी है, एक वक्त था जब इमरान खान तक इस तरह की नफरती भाषा बोलने लगे थे और इधर अब मोर्चा संभाला हुआ है शाहिद अफरीदी ने, यूसुफ योहाना ने। पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से ये शिकायत की थी कि भारत पाकिस्तान मैच के दौरान इसके रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट ने टॉस से पहले ही पाकिस्तान के कप्तान को यह कहा था कि वो भारत के कप्तान से हाथ ना मिलाए, और बाद में भारत के खिलाड़ियों ने भी मैच खत्म होने के बाद पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था। और इसके लिए पीसीबी ने आईसीसी में से मैच रेफरी और भारतीय खिलाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन आईसीसी ने इस मांग को खारिज कर दिया और यह भी कहा कि एशियन क्रिकेट काउंसिल और पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड को पहले से ही पता था कि इस मैच में भारत के खिलाड़ी हाथ नहीं मिलाएंगे, लेकिन फिर भी पीसीबी ने शिकायत की, जिसे आज आईसीसी ने खारिज कर दिया। और अब इसके बाद पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी अपने न्यूज चैनल्स पर बैठकर सारी मर्यादाएं लांघकर गाली गलौज पर उतर आए। सबसे पहले आप पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ का यह बयान सुनिए, जो बेशर्मी से पाकिस्तान के एक न्यूज चैनल पर बैठकर भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन शब्दों पर बाकी लोग वहां जोर जोर से हंस रहे हैं। ये वही मोहम्मद यूसुफ हैं जिन्होंने साल 2005 में पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलते हुए इस्लाम धर्म को अपनाया था, और इससे पहले इनका नाम यूसुफ योहाना हुआ करता था और ये ईसाई धर्म को मानते थे। और ऐसा नहीं है कि इन्होंने पहली बार भारतीय टीम के खिलाफ इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल किया है, हैबिचुअल ऑफेंडर है। साल 2021 में जब भारत के खिलाफ एक मैच में पाकिस्तान के खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान ने मैदान पर नमाज पढ़ी थी, तब भी मोहम्मद यूसुफ ने इसे स्पेशल बताया था, कहा था यहां बात सिर्फ कि बहुत बड़ी बात है ये। और देखिए यहाँ पर बात सिर्फ इस शख्स की नहीं है, इस क्रिकेटर की नहीं है, पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ियों को भी देखिए। शाहिद अफरीदी आपने सुना होगा, जो ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी मजहब का कार्ड खेलते हैं, राहुल गांधी का माइंडसेट उनको ज्यादा अच्छा लगता है। सुनिए शाहिद अफरीदी ने अपने इस बयान में जो कुछ कहा है उस पर हमारे देश में राजनीति होना निश्चित है, और बीजेपी ने तो इस पर राहुल गांधी को घेरना शुरू कर दिया है। लेकिन हमें लगता है कि इस बयान में जिस बात पर आपको सबसे ज्यादा सोचना चाहिए वो बात यह है कि शाहिद अफरीदी अब भारत को इजराइल बता रहे हैं। इसके पीछे मकसद ये हो सकता है कि जिस तरह पाकिस्तान और बाकी मुस्लिम देश इजराइल को मुस्लिम विरोधी बताते हैं, ठीक उसी तरह से अब भारत पर भी मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगाया जाए। हालांकि शाहिद अफरीदी को यहां थोड़ा होमवर्क करना चाहिए और पहले यह देखना चाहिए कि जितनी पूरे पाकिस्तान की आबादी है ना, उतना तो सिर्फ भारत में मुसलमान रहते हैं और बहुत आराम से रहते हैं, खुशी से रहते हैं, इस देश को अपना देश मानते हैं और इसी देश में रहना उनका फैसला है, जिसका पूरा विश्व सम्मान करता है। यहां आपको शाहिद अफरीदी के इस बयान की टाइमिंग देखनी चाहिए। ये बयान ऐसे समय में आया है जब अरब के मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं, और इस सब के बीच पाकिस्तान भी भारत को इजराइल की तरह पेश करना चाहता है। आप इस मानसिकता को समझिए जो हम आपको बताना चाह रहे हैं। इस मानसिकता में यह शामिल है कि भारतीयों को, भारत को मुस्लिम विरोधी बताया जाए, जैसे इजराइल के खिलाफ लगातार पूरे विश्व में और खासतौर पर मुस्लिम देशों में जबरदस्त तरीके से गुस्सा फैलाया जाता है। ठीक उसी अंदाज में
इजराइल के साथ भारत को खड़ा करना, यह है सोच शाहिद अफरीदी की। कतर के दोहा में इस इजराइल के हमले के बाद अब जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है, इसकी गंभीरता को देखिए। ओआईसी जो देश है, उनका एक आपातकालीन शिखर सम्मेलन हुआ है जिसमें दुनिया के कुल 57 मुस्लिम देश शामिल हैं। इन देशों ने आरोप लगाया कि इजराइल की सेना गाजा को रहने लायक नहीं छोड़ना चाहती और अब वो इजराइल के खिलाफ एक बड़ी योजना बनाएंगे। ये योजना क्या है? ये योजना ये है कि अब अरब के इस्लामिक देश अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए एक संयुक्त सेना बना सकते हैं, और ठीक उसी तर्ज पर जैसे नेटो देश है, ये सेना वैसी ही होगी जैसे अभी नेटो देशों की सेना एक दूसरे की सुरक्षा करती है। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर चलकर जरा दिखाना चाहती हूं। ये प्रस्ताव इजिप्ट की तरफ से पेश हुआ है जिसमें ये कहा गया है कि अरब देशों के पास भी अपना खुद का नेटो जैसा ही एक सैन्य संगठन होना चाहिए। तो इसका अर्थ क्या है? वो चाहते हैं कि जैसे नेटो मुल्कों में क्या है, अगर एक भी नेटो देश पर हमला हुआ तो सारे नेटो देश जो सदस्य हैं वो सभी अपनी सैन्य ताकत झोंकते हैं, सामने आते हैं। नेटो जैसा सैन्य संगठन अगर ओआईसी बनाना चाहता है, जिस तरह नेटो के 32 देश में से किसी पर भी हमला हुआ तो नेटो के सभी 32 देशों का हमला माना जाता है, ठीक उसी तरह अरब के मुस्लिम देश भी अपना एक ऐसा सैन्य संगठन बनाना चाहते हैं जो युद्ध और संघर्ष की स्थिति में उन्हें एकजुट रखे। उदाहरण के लिए देखिए, उससे पहले हम आपको बताते हैं मुस्लिम देशों की जो संयुक्त सेना है वो कैसे। इजिप्ट ने यह प्रस्ताव पेश किया है। नेटो जैसे संगठन की योजना की बात है, एक देश पर हमला सभी मुस्लिम देशों पर हमला माना जाएगा। और ये जो पूरा आप देख रहे हैं यहाँ पर हिस्सा है, ये जो मिडिल ईस्ट वाले तमाम मुस्लिम देश हैं, ये सब इसमें, और ये आता है यहाँ पाकिस्तान तक। तो ऐसे में ये ओआईसी मुल्क जो है, उदाहरण के लिए अगर लेबनान पर हमला होता है तो, या फिर इराक पर हमला होता है, या फिलिस्तीन में गाजा पर हमला होता है, तो यह हमला सभी अरब देशों पर हुआ हमला माना जाएगा। और ऐसे में जो भी देश ये हमला करेगा उस पर ये सभी देश एक साथ टूट पड़ेंगे। इस प्रस्ताव में लिखा है कि अरब लीग में जो 22 देश हैं, शुरुआत में वो अपनी एक संयुक्त सेना बनाएं और इस सेना की अध्यक्षता हर साल एक एक करके सभी 22 देशों को सौंपी जाए। आप देख रहे हैं तरीका वही है। 2015 में भी आया था ऐसा प्रस्ताव। ऐसा हुआ तो नेटो के बाद दूसरा सबसे मजबूत संगठन यही होगा। इसी तरह का प्रस्ताव ये पहले आया था 10 साल पहले। क्या है ये प्रस्ताव? अरब लीग के 22 देश संयुक्त सेना बनाएं, अध्यक्षता हर साल रोटेशन से बदलती रहे, और यहां पर यही वो तमाम देश है, ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं, इसमें ये तमाम 22 जो मुस्लिम देश हैं वो ओआईसी के मेंबर्स हैं और वही इस सैन्य संगठन के भी मेंबर्स होंगे। अरब लीग के 22 देशों में अल्जीरिया, बहरीन, इजिप्ट, इराक, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, लिबिया, मोरक्को, ओमान, पैलेस्टीन, कतार, सऊदी अरेबिया, सोमालिया, सुडान, सीरिया, टूनीशिया, यमन और यूएई सभी शामिल हैं। इन सब के आप झंडे यहां पर देख रहे हैं। इनमें से 4 देश ऐसे हैं जो दुनिया की 50 सबसे शक्तिशाली सेनाओं में शामिल हैं। सोचिए आप, 4 ऐसे देश जिनमें आप देख रहे हैं, इजिप्ट सबसे पहले आपके सामने है, सबसे ऊपर 19 नंबर पर है। अरब लीग के देशों की सेनाओं की जो रैंकिंग हम आपको दिखा रहे हैं, इजिप्ट 19 नंबर पर है। उसके बाद 24 नंबर पर है सऊदी अरब, 26 नंबर पर है अल्जीरिया और 43 नंबर पर है इराक। हालांकि अरब लीग का एक भी देश इजराइल की सेना के आगे नहीं है। इजराइल की सेना दुनिया की 12वीं सबसे शक्तिशाली सेना है। इजिप्ट भी 19 नंबर पर है और यहां से इनकी रैंकिंग शुरू होती है। और यही कारण है कि अब अरब लीग के तमाम देश इजराइल के खिलाफ एकजुट होकर संयुक्त सेना बनाना चाहते हैं, ताकि संयुक्त ताकत अगर लगेगी तो इजराइल जैसे मुल्क का मुकाबला करना आसान होगा। अगर ऐसा हो गया तो अरब लीग की संयुक्त सेना के पास 37,78,000 सैनिक होंगे, जो इजराइल के मुकाबले बहुत ज्यादा है। आप समझ गए? जब सबकी संयुक्त सेना मिलेगी तो ये सीधा पावर उनका 37,78,000 हो जाएगा। और इजराइल के पास कितने सैनिक हैं? 6,70,000, मतलब कई गुना बढ़ जाएगा। मौजूदा वक्त में पूरी दुनिया में इस तरह का एक ही सैन्य संगठन है जिसे नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जिसमें कुल 32 देश हैं, जिनके पास सैनिकों की जो कुल संख्या है वो बहुत ज्यादा है, 86,58,000। दुनिया में हथियारों पर सबसे ज्यादा 55% खर्च अकेले नेटो के देश करते हैं। 55% जो खर्च है हथियारों पर वो यही नेटो देश करते हैं। और इनमें 5 शीर्ष देशों की सूची भी यहां पर आप देख सकते हैं, जिसमें सबसे पहले है अमेरिका, जो कि 37% खर्च करता है हिस्सेदारी 55% में।
और जर्मनी 3.3%, ब्रिटेन 3%, फ्रांस 2.4%, पोलैंड 1.4%। दुनिया में हथियारों पर कुल खर्च जो 55% नेटो की हिस्सेदारी है, उसमें इन देशों की कितनी हिस्सेदारी है, क्योंकि ये सभी उसके सदस्य देश हैं, ये हमने आपको बता दिया। अब क्योंकि अरब के मुस्लिम देश भी नेटो जैसा सैन्य संगठन बनाना चाहते हैं, इसीलिए पाकिस्तान इसमें अपने लिए एक मौका देख रहा है। पाकिस्तान शायद ये सोच रहा है कि अगर एक बार अरब लीग की संयुक्त सेना बन गई और बाद में पाकिस्तान भी इसमें शामिल हो गया, तो उसे भारत के खिलाफ युद्ध में सुरक्षा की एक गारंटी मिल जाएगी, जैसे नेटो देशों को अभी अमेरिका और बाकी देशों से सुरक्षा की एक गारंटी मिली हुई है। और पाकिस्तान ऐसा इसलिए भी सोच रहा होगा क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के 57 मुस्लिम देशों में पाकिस्तान अकेला ऐसा देश है जिसके पास परमाणु हथियार है और इसकी संख्या 170 है। पाकिस्तान के पूर्व जो राष्ट्रपति हैं जियाउल हक ने एक बार कहा था कि जब पाकिस्तान अपने परमाणु हथियार बना लेगा तो ये इस्लामिक न्यूक्लियर हथियार होंगे, इस्लामिक न्यूक्लियर हथियार, और इससे दुनिया के मुसलमानों को सुरक्षा दी जाएगी। तो इससे आप समझ गए हैं कि पाकिस्तान की सोच क्या है और किस दिशा में यह सैन्य ताकत अगर बनती है तो जा सकती है। पाकिस्तान को अपने परमाणु हथियारों पर इतना घमंड है कि वो दोहा के ओआईसी समिट में सभी मुस्लिम देशों का सरपंच बनकर घूम रहा है। तस्वीरें देखिए। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने तो यह कहा है कि अरब देशों का संयुक्त सेना बनाने का फैसला बिल्कुल सही है और अगर इसमें पाकिस्तान की जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान एक परमाणु संपन्न देश होने के नाते स्वाभाविक रूप से अपना कर्तव्य निभाएगा और इन अरब मुस्लिम देशों की मदद करेगा। पाकिस्तान इनकी मदद करेगा। इसी साल जून महीने में जब इजराइल और ईरान का युद्ध हुआ था, तब भी ईरान ने दावा किया था कि पाकिस्तान ने उसे यह वादा किया है कि अगर ईरान के अस्तित्व पर खतरा आता है तो वो उसकी तरफ से इजराइल पर परमाणु हमला कर सकता है। लेकिन बाद में पाकिस्तान ने इसकी पुष्टि नहीं की थी और कहा जाता है कि इजराइल को अमेरिका के समर्थन और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव के कारण पाकिस्तान ईरान की मदद के लिए आगे नहीं आया था। लेकिन आज आप इस बात को लिख कर रख लीजिए कि पाकिस्तान मुस्लिम देशों का सरपंच बनने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और वो ये भी चाहता है कि अगर अरब देश अब इजराइल के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं तो भारत को वो भी इजराइल बताकर हमारे खिलाफ मुस्लिम देशों की इस एकजुटता का फायदा उठाए। हाथ में कटोरा और बनने चले हैं ऐसे समृद्ध अरब देशों के सरपंच। हालांकि मुस्लिम देश ऐसा नहीं करेंगे और ये तमाम देश बहुत ही प्रगतिशील देश हैं। अब तक भारत को मुस्लिम देशों का पूरा समर्थन मिला है और पाकिस्तान का साथ सिर्फ तुर्की और अजरबैजान इन दो देशों ने दिया है। भारत पर 50% टैरिफ लागू होने के बाद आज दिल्ली में पहली बार दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ता फिर से शुरू हो गई है। दक्षिण एशिया के लिए अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि ब्रेंडन लिंच आज दिल्ली आए और यहां उनकी मुलाकात वाणिज्य मंत्रालय के विशेष सचिव राजेश अग्रवाल से हुई। अभी इस बातचीत के मुद्दे को सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि अब टैरिफ के मुद्दे पर जिन बातों को लेकर भारत और अमेरिका के बीच विवाद था उन्हें सुलझाने की कोशिशें फिर से शुरू हो गई हैं। बड़ी बात यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने होमवर्क में सुधार किया है। पहली बार यूरोपियन यूनियन और नेटो देशों से भी ये पूछा है कि वो आखिर रशिया से कच्चा तेल क्यों खरीद रहे हैं। आप किसी चलिए, इनका होमवर्क तो थोड़ा पहले से ठीक हुआ है, अब समझ में आ रहा है, लेकिन खुद कितना सौदा करते हैं रशिया के साथ अभी तक वो पता नहीं। ये सवाल कभी अपने आसपास के लोगों से या अपने सामने वो रखेंगे या नहीं। अगर आप इस ग्राफिक्स को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ पिछले एक महीने में रशिया से सबसे ज्यादा 47% कच्चा तेल चाइना ने खरीदा। दूसरे नंबर पर भारत 38% और यूरोपियन यूनियन ने भी रशिया से 6% कच्चा तेल खरीदा है। अगर एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस के आंकड़े देखें तो पूरी दुनिया में यूरोपियन यूनियन ने रशिया से सबसे ज्यादा 50% एलएनजी का आयात किया है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। और पाइपलाइन गैस में यूरोपियन यूनियन और नेटो के सदस्य देश बाकी सभी देशों से बहुत आगे हैं। अगस्त महीने में रशिया से सबसे ज्यादा 35% पाइपलाइन गैस यूरोपियन यूनियन ने खरीदा। इसके बाद चाइना ने 30%, तुर्की ने 28% पाइपलाइन गैस रशिया से खरीदा। और शायद ये आंकड़े अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टीम ने भी उन्हें दिखा दिए हैं। अब उन्होंने भी ये कहना शुरू कर दिया है कि यूरोपियन यूनियन और नेटो देशों को रशिया से कच्चा तेल और गैस नहीं खरीदना चाहिए। लेकिन वो भी बहुत कुछ, ये दोनों चीजें तो खैर छोड़ दीजिए, लेकिन बाकी बहुत कुछ सीधा अमेरिका भी खरीदता है रशिया से। देखते हैं ये होमवर्क उन तक कब पहुंचाती है उनकी टीम। वैसे जब ज्यादातर लोगों को यह लग रहा था कि टैरिफ के कारण भारत का निर्यात कम हो जाएगा
और हमारी अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान होगा, उन तमाम लोगों को आज हम बड़ी स्क्रीन पर कुछ नए आंकड़े दिखाने चाहते हैं, क्योंकि इससे एक हिम्मत जरूर आगे बढ़ती है। हालांकि अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है और काफ़ी कोशिशें इस पर और भी होनी चाहिए, लेकिन ये हमारे पास यहाँ पर भी पूरा ग्राफिक्स और डेटा है, नंबर है, और ऐसा ही मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर यही लेकर चल के दिखाती हूँ। क्योंकि आप देखिए, ये जनवरी के महीने से हम आपको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दे रहे हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए, लाल वाली लाइन जो है वो एक्सपोर्ट की है, सबसे ऊपर जो है, और ये देखिए नीली वाली लाइन इंपोर्ट की है। ठीक है, अब आप आ जाइए जनवरी 2024 के महीने पर, थोड़ा सा जूम इन कीजिएगा। ये जनवरी 2024 में आप देखेंगे 4.26 हमारा एक्सपोर्ट और 1.99 हमारा इंपोर्ट। अब यहां से देखिए, ये नीचे आता है, यहां पर फरवरी में ये ऊपर नीचे होता जाता है, इसी रेंज में आगे पीछे दोनों हो रहा है। यहां पर आप देखिएगा हमारा एक्सपोर्ट बहुत गिर गया था जुलाई अगस्त के महीने में, लेकिन उसके बाद से देखिए, ये पिछले साल 2024 के आंकड़े हैं, ये यहां आते आते अब आप इस वर्ष में पहुंच गए हैं। जनवरी का महीना, फरवरी का महीना, ये दोनों ही वक्त पर हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों बहुत ज्यादा गिर गया था। लेकिन उसके बाद से ये पीक पर पहुंचा मार्च के महीने में, जब हमारा एक्सपोर्ट 9% पर पहुंचा और हमारा इंपोर्ट 19.13 पर। लेकिन अब देखिए, सबसे खुशी की बात क्या है कि हमारा इंपोर्ट जो है वो तो नीचे आ रहा है, यानी जो सामान हम वहां से लेते हैं, जो हम वहां से खरीदते हैं, ये हमारा जो इंपोर्ट है पूरे विश्व से, ये पूरा ऑल ओवर डेटा है, सोर्स है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। भारत का जो आयात निर्यात है, एक बार फिर से दिखा दीजिए, मेन आंकड़ा लास्ट का था, वही दिखाना जरूरी था। तो हमारा इंपोर्ट, जो हम वहां से सामान खरीदते हैं, देश में लाते हैं, ये वाला हिस्सा पे जूम इन कीजिए, ये 10% की इसमें गिरावट है, -10.10% है। और वहीं हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ रहा है। तो अभी ये आंकड़े सामने आ रहे हैं जिसमें हमारा एक्सपोर्ट ऊपर की तरफ है, थोड़ा सा मार्जिनल फॉल यहां पर दिख रहा है 7.25 से 6.70, लेकिन ये पूरे अगर आप 2-3 महीने में जून के बाद से देखें तो एक इजाफा है, और वहीं हमारे इंपोर्ट में भारी कमी आ रही है। वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक अगस्त महीने में भारत का जो निर्यात है वो पिछले साल के अगस्त से अगर आप देखिए तो मुकाबले में 7% बढ़ गया है, जबकि इसी दौरान भारत का जो आयात हमने आपको दिखाया वो 10% घट गया है। इस ग्राफ में हमारा जो ट्रेड गैप लगातार कम हो रहा है, और ये भी तब है जब 7 अगस्त से भारत पर 25% टैरिफ लगा, 27 अगस्त से कुल मिलाकर 50 हो गया, और ये पूरा ग्राफ आपने देख लिया, समझ लिया। ये आंकड़े बताते हैं कि भारत की व्यापारिक सेहत अब भी अच्छी है, और अगर हमने दूसरे देशों से अपने निर्यात को शिफ्ट कर लिया तो हम जो हमको एक्सपोर्ट करना है वो अमेरिका के 50% टैरिफ का ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। अगर हम ऐसे देशों में इसको शिफ्ट करने में कामयाब हो जाएंगे जहां पर अभी तक हम उतना एक्सपोर्ट नहीं करते थे। लेकिन अमेरिका के साथ समस्या ये है कि भारत को लेकर उसकी शिकायतें खत्म नहीं होती। अब अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी हावर्ड लटनिक ने ये शिकायत की है कि भारत की आबादी 140 करोड़ की है, हमसे मक्का क्यों नहीं खरीदते, और भारत अमेरिका के हर सामान पर भारी टैरिफ लगाता है। अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी ने 50% टैरिफ को सही ठहराने के लिए ये दलील तो दे दी, लेकिन उनका ये दावा हमारे फैक्ट चेक में गलत निकला। साल 2024-25 में भारत ने कुल 2189 करोड़ रुपए के मक्के का आयात किया, जिसमें 18 करोड़ 19 लाख रुपए का मक्का हमने अमेरिका से भी खरीदा था। ये बात सही है कि भारत अमेरिका से ज्यादा मात्रा में मक्का नहीं खरीदता, लेकिन इसके पीछे भी एक ठोस वजह है कि हम जितना मक्के की खपत करते हैं, लगभग उतना मक्का का उत्पादन हमारे देश में होता है। साल 2024-25 में भारत में 3 करोड़ 56 लाख मीट्रिक टन मक्के का उत्पादन हुआ, जबकि 3 करोड़ 74 लाख मक्के की हमारे देश में खपत हुई। भारत इथेनॉल ब्लेंडिंग वाले पेट्रोल के लिए मक्के का आयात करता है, और इसके लिए भी हम अमेरिका से ज्यादा मक्का इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि अमेरिका में मक्का जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से होता है। तो हम यही कहेंगे कि भारत पर आरोप लगाने से पहले अमेरिका के नेताओं को अपना जरा होमवर्क बेटर करना चाहिए। अब हम आपको उस खबर के बारे में बताएंगे जिसके बारे में पूरा नेपाल बात कर रहा है। पिछले हफ्ते जिस तरह से नेपाल में हिंसक आंदोलन हुआ और जेनजी युवाओं ने केपी शर्मा ओली की सरकार को गिराया, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को घेरा और जमकर सड़कों पर उतरे। लेकिन उस आंदोलन में जब शुरुआती जेनजी ने यह आंदोलन किया तो
तो वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, बल्कि पुलिस की ज्यादतियों की खबर आई जब 18 से 22 जो आंदोलनकारी थे वो पहले दूसरे दिन में उनके मारे जाने की खबर आई थी। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? यही आंदोलन इतना हिंसक क्यों हो गया? नेपाल के काठमांडू पोस्ट ने इस हिंसक आंदोलन के लिए एक नए शब्द का इस्तेमाल किया है और वो शब्द है इन्फोडेमिक। यह है काठमांडू पोस्ट का पूरा आर्टिकल, जिसको हमने इन डेप्थ स्टडी किया है कि आखिर ये किस इन्फोडेमिक की बात कर रहे हैं, किसके बारे में ये समझा रहे हैं। तो ये इन्फोडेमिक जिसकी चर्चा ये करते हैं इस वाले हिस्से में, उसमें ये तस्वीरें एक बार दिखाते रहिए नेपाल की साथ में। जिस तरह जब कोई नया वायरस या कोई नई बीमारी पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेती है तो उसको एक पैंडेमिक कहा जाता है। ठीक उसी तरह जब किसी संकट के समय गलत, भ्रामक, फर्जी, आधी अधूरी खबरें, उकसाने वाली, डराने वाली, धमकाने वाली, धर्म से जुड़ी हुई ऐसी गलत जानकारियां लोगों के बीच फैलाई जाती हैं तो इसको इन्फोडेमिक कहते हैं, जिसकी वजह से लोगों में और भी उत्तेजना बढ़ता चला गया। यह गलत सूचनाओं की एक ऐसी महामारी है जिसे अब नेपाल के आंदोलन को हिंसक और उग्र बनाने के लिए सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है। मैं काठमांडू पोस्ट की एक कॉपी जो लेकर आई हूं, इसमें यह लिखा है कि विरोध प्रदर्शनों के वक्त नेपाल का हर व्यक्ति अपने मोबाइल फोन पर फ्रॉम वीक डिजिटल एंड मीडिया लिटरेसी, देखिए वो सबकी बात कर रहे हैं। उस वक्त क्या हो रहा था नेपाल में? हर कोई अपने फोन पर लगा था। अगर टीवी था तो टीवी देख रहा था, लैपटॉप से चिपका हुआ था, क्योंकि लोग सोशल मीडिया पर आने वाली जानकारियों पर भरोसा करके परेशान और हिंसा के लिए उत्तेजित हो रहे थे। जैसे आंदोलन के वक्त एक फेसबुक पेज पर यह दावा कर दिया गया कि प्रदर्शनकारियों ने नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में तोड़फोड़ की कोशिश की है। लेकिन सच क्या था? सच ये था कि यह सूचना गलत थी। इसके साथ शेयर किया गया वीडियो किसी और जगह का था और 2 महीने पुराना था। इसी दौरान सोशल मीडिया पर यह दावा भी हुआ कि सेना नेपाल की सत्ता पर कब्जा करने वाली है और उसकी बख्तरबंद गाड़ियों को काठमांडू की तरफ जाते हुए देखा गया, जबकि यह दावा भी गलत था। लेकिन इसके कारण कई लोग हिंसा के लिए सड़कों पर इकट्ठा हो गए और उनको लगा कि सेना और भी ज्यादतियां करेगी जैसे पुलिस कर रही थी, और इस वजह से लोग और भी उस उत्तेजना, गुस्से के साथ हिंसक हो गए। आखिर अपनी ही राष्ट्रीय धरोहरों पर क्यों ऐसा हमला कर दिया? इसके अलावा ये फर्जी खबरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई कि आंदोलन का नेतृत्व करने वाले जो हामी नेपाल एनजीओ के प्रमुख थे, सुदन गुरुङ, वो एक भारतीय नागरिक है। मतलब उनके खिलाफ भी प्रोपेगेंडा चलाया गया और नेपाल में युवाओं के खिलाफ राजशाही शासन को वापस लाया जा रहा है। तमाम बातें फैलाई गई। ऐसी फर्जी और गलत सूचनाओं की लिस्ट बहुत लंबी है और नेपाल का मीडिया कह रहा है कि इसी इन्फोडेमिक यानी झूठी खबरों की महामारी ने उनके देश को जलाकर बर्बाद किया और लोगों को समझ में नहीं आया कि कौन सी खबर सही है, कौन सी खबर गलत है, और वो अपने ही देश के राष्ट्रीय धरोहरों पर तेल छिड़ककर आग लगाने को तैयार हो गए। यहां नेपाल में उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी चर्चा हो रही है जिनके जरिए ये इन्फोडेमिक फैला, और सोचिए इन प्लेटफॉर्म्स ने इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं ली है। नेपाल की पिछली सरकार चाहती थी कि इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फेक न्यूज की घटनाओं के लिए जिम्मेदार बनाया जाए, लेकिन उस वक्त नेपाल के युवाओं ने अपनी सरकार को उखाड़ फेंक दिया। लेकिन आज नेपाल का मीडिया, नेपाल के कई लोग खुद ये लिख रहे हैं कि अगर इन प्लेटफॉर्म से फेक न्यूज, गलत जानकारी फैलती है तो इन प्लेटफॉर्म्स के पास इन्हें रोकने का कोई मैकेनिज्म क्यों नहीं है, ये इसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते। बड़ी बात यह है कि दुनिया ने पैंडेमिक फैलाने वाले कोविड वायरस की भी कई वैक्सीन बना ली, लेकिन अगर इन्फोडेमिक यानी झूठी खबरों की महामारी को रोकने के लिए कोई नई वैक्सीन या मैकेनिज्म तैयार नहीं हुआ तो क्या यह महामारी किस हद तक जा सकती है? नेपाल उसका उदाहरण है। और अभी तो कई लोग ये मानते हैं कि यह सिर्फ शुरुआत है। हर ऐसी घटना के इर्द गिर्द हजारों लोग ऐसे होते हैं जो जानबूझकर भड़काने और उत्तेजना पैदा करने वाली बातें प्लांट करते हैं। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 के मुताबिक दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है और प्रदूषण की स्थिति अगर ऐसी रही तो अगले कुछ वर्षों में लाल किला का नाम बदलकर काला किला करना पड़ेगा। इसकी वजह यह है कि वायु प्रदूषण की वजह से लाल किले का रंग काला पड़ने लगा है। दिल्ली में वायु प्रदूषण के असर को लेकर एक नई स्टडी सामने आई है
जिसके मुताबिक लाल किले की दीवारें प्रदूषित कणों से होने वाले केमिकल रिएक्शन की वजह से रंग बदलकर काली होने लगी हैं। हम आपको लाल किले की 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तस्वीर कुछ साल पुरानी है, दूसरी तस्वीर हाल फिलहाल की है। इसमें आपको लाल किले की दीवारों के रंग का अंतर साफ पता चल रहा होगा। एक तस्वीर में लाल किले की दीवारें प्राकृतिक तौर पर लाल दिख रही होंगी, जैसा रेड सैंडस्टोन दिखता है। सुर्ख दीवारें हैं इस लाल किले की। दूसरी तस्वीर में लाल किले की दीवारें काली पड़ती हुई दिख रही हैं। और वजह क्या है? लाल किला यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। यह हमारे इतिहास से जुड़ी धरोहर है, इसीलिए इसको लेकर हुई इस नई स्टडी ने सबको चिंता में डाल दिया। ये स्टडी भारत और इटली के वैज्ञानिकों ने मिलकर की है। इसमें पता चला है कि रेड सैंडस्टोन पर PM 2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जैसे प्रदूषित कण बुरा असर डाल रहे हैं। लाल किले को रेड सैंडस्टोन यानी लाल बलुआ पत्थर से ही बनाया गया है और प्रदूषित कणों की रासायनिक प्रतिक्रिया की वजह से इसकी दीवारें काली पड़ने लगी हैं। लाल किले को साल 1639 में शाहजहां ने बनवाना शुरू किया था, जो 1648 में बनकर तैयार हुआ, लेकिन प्रदूषण की वजह से अब इसकी सुंदरता और पूरी संरचना खतरे में आ गई है। प्रदूषित कणों की वजह से लाल किले की दीवारों पर ब्लैक क्रस्ट जमने लगी है, जिसमें दीवारों का रंग काला पड़ने लगा है। यह ब्लैक क्रस्ट इसकी दीवारों को कमजोर बनाती है। हालांकि लाल किले की खूबसूरती को बचाए रखने के लिए पुरातत्व विभाग इसकी सफाई करवाता है, लेकिन प्रदूषण की समस्या लगातार बढ़ी है। बताया गया है कि दिल्ली में PM 2.5, PM 10, NO2 जैसे प्रदूषित कणों का स्तर राष्ट्रीय मानकों से 2.5 गुना ज्यादा है और इसी वजह से लाल किले की दीवारों पर जल्द और असर दिख सकता है। हालांकि ये अगर आप देखें तो लाल किले की दीवारों पर बनी कुछ कलाकृतियां जिनके बारे में इस रिपोर्ट में लिखा गया है, वो तो मिटने भी लगी हैं। ये चिंताजनक है कि भारत के प्रदूषित शहरों की लिस्ट में दिल्ली दूसरे नंबर पर है और यहाँ सर्दियों में स्मॉग की वजह से हालात घातक हो जाते हैं। सर्दियों में हवा में प्रदूषण के PM कणों की मात्रा 10 गुना बढ़ जाती है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि लाल किला इतनी तेजी से काला क्यों हो रहा है। दिल्ली में 2024-25 में AQI का जो स्तर था वो औसतन 300 के आसपास था और ये ना केवल स्वास्थ्य के लिए बल्कि ऐतिहासिक धरोहरों के लिए खतरा बन गया। हालांकि लाल किले को प्रदूषण से बचाने के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं। स्टडी में कहा गया है कि लाल किले की दीवारों की नियमित सफाई के अलावा इस पर सिलिकॉन बेस्ड प्रोटेक्टिव लेयर लगानी चाहिए, जिससे प्रदूषित कणों से रासायनिक प्रतिक्रिया ना हो पाए। इस समय मैं लाल किले के बाहर खड़ा हूं और अभी एक शोध रिपोर्ट में पाया गया है कि लाल किले की दीवारों पर जो काली परत बन रही है उसके पीछे वायु प्रदूषण एक बड़ा कारण है, जो धीरे धीरे लाल किले की दीवारों को नुकसान पहुंचा रही है। शोध में पाया गया है कि इस काली परत के पीछे टाइटेनियम, निकल, कॉपर, जिंक, बेरियम और सीसा यानी कि लेड जैसी भारी धातुएं इसका बड़ा कारण है। दिल्ली में देखा जाता है कि निर्माण कार्य, सड़क की धूल और कारखानों से निकला हुआ जो धुआं है वो प्रदूषण का एक बड़ा कारण है, जिसके कारण आपके फेफड़े तो धुआं यानी कि हवा प्रदूषण का शिकार बनते ही हैं, उसके साथ जो विश्व धरोहरें हैं वो भी अब प्रदूषण की शिकार बन रही हैं। मुगल आर्किटेक्चर में ज़्यादातर सिवाय कुछ को छोड़ करके जहाँ वाइट मार्बल यूज़ किए गए, उनके अलावा मैक्सिमम रेड सैंडस्टोन, रेड आगरा यूज़ किया गया है। ये जो है सैंडस्टोन्स हैं, ये उतने हार्ड नहीं होते हैं, तो इन पे वेदरिंग का इफ़ेक्ट अलग होता है। ये सैंडस्टोन्स के साथ क्या होता है कि वो सारे के सारे एलिमेंट्स जाके चिपकते रहते हैं। अब देखिए, ये न सिर्फ ऐतिहासिक मायने इसके हैं, बल्कि अगर आप देखें तो आज़ाद भारत में हर 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री वहां झंडारोहण करते हैं, देश को संबोधित करते हैं। इसको बचा कर रखना जरूरी है। आज वर्ल्ड ओजोन डे है। ओजोन हमारी पृथ्वी का एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट रेस को सतह तक पहुंचने से रोकती है और इसी वजह से पृथ्वी का पर्यावरण इंसानों, जीव जंतुओं, पेड़ पौधों के रहने लायक बन जाता है। जिस दिन ओजोन लेयर खत्म होने लगेगी, ये मानकर चलिए कि उसी दिन से पृथ्वी इंसानों के रहने लायक नहीं बचेगी। यही कारण है कि वैज्ञानिक ओजोन लेयर को बचाने के प्रयास में लगे हैं और हमें भी पृथ्वी के इस सुरक्षा कवच को बचाने की जरूरत है। आप जानना जरूर चाहेंगे कि आप इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो अगर आपको ओजोन परत को बचाना है तो अपने घर के AC को बंद कर दीजिए या उसका इस्तेमाल सीमित इस्तेमाल कीजिए। ओजोन परत को सबसे ज्यादा खतरा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और हाइड्रोफ्लोरो
हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी जो रासायनिक गैसेस हैं उनसे होता है। और एयर कंडीशनर में इसी गैस का इस्तेमाल किया जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस का इस्तेमाल रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर्स में ठंडक पैदा करने के लिए किया जाता है। साल 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत दुनिया भर के देशों ने ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाले इन रसायनों का प्रयोग कम करने की बात की थी। तय किया गया कि 2030 तक इसका इस्तेमाल पूरी तरह से बंद हो जाएगा। अभी भी कई एयर कंडीशनर्स में इसका इस्तेमाल रेफ्रिजरेंट के तौर पर किया जाता है। हालांकि एयर कंडीशनर या रेफ्रिजरेटर बनाने वाली कंपनियां इसको लेकर जागरूक हुई हैं और उन्होंने इसके बजाय हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल शुरू किया है। लेकिन समस्या यह है कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स जो इस वक्त इस्तेमाल किए जा रहे हैं उसको भी, हमारे पर्यावरण को वो भी नुकसान पहुंचाता है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन सीधे तौर पर ओजोन लेयर को तो नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन ये ग्रीन हाउस गैस काफी हद तक तेजी से हो रहा है जलवायु परिवर्तन के लिए, ये भी जिम्मेदार है। अगर हम केवल भारत की बात करें तो हमारे यहाँ एयर कंडीशनर अब लग्जरी के बजाय जरूरत का सामान माना जाता है। हर कमरे के लिए अलग एयर कंडीशनर लग जाता है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक भारतीय अपने घरों में करीब 9 करोड़ एयर कंडीशनर्स का इस्तेमाल करते हैं। साल 2020 से एयर कंडीशनर्स की बिक्री हर साल 15 से 20% की रफ्तार से बढ़ रही है। लेकिन इसी के साथ साथ ये भी याद रखिए कि जो पश्चिमी देश हैं वो इतने गैर जिम्मेदाराना रवैये को अपनाते हैं ऐसे प्रदूषण के मामलों में, जिसकी वजह से ओजोन लेयर बर्बाद हो रहा है, कि वहां पर बड़ी बड़ी दफ्तरों और जो हाई लेवल एयर कंडीशनर्स का इस्तेमाल हो रहा है उनका भी रवैया बहुत गैर जिम्मेदाराना है। अब हम आपको ये बताएंगे कि कुदरत कुछ भी अपने पास नहीं रखती। अब कुदरत के साथ खिलवाड़ होता है तो इसका नतीजा क्या होता है। उत्तराखंड के देहरादून में आज बादल फटने से कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया, जिनमें देहरादून की सहस्त्रधारा नदी भी शामिल है। ये वही नदी है जिसके डूब क्षेत्र पर कई बार अवैध कब्जा करने के आरोप लगे और इसके रिवर बेल्ट एरिया में ऐसा निर्माण हुआ जो नियमों के खिलाफ था। आज हम ये कहना चाहते हैं, जब प्रशासन भी इसकी अनदेखी करता रहा, आज कुदरत ने सच का आईना दिखा दिया। आप खुद देखिए कि देहरादून की सहस्त्रधारा और बाकी नदियों में बाढ़ आने से हालात कितने बिगड़ गए हैं।